गुड इवनिंग एवरीबडी। सो वी आर डूइंग पीसीएस नॉमिनेशन का जो कोर्स है नाउ, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है पॉलिटी का। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। टुडेज इज आवर 5th क्लास और हमने प्रियम्बल वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमारा जो 2 टर्म्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट, सॉवरेनिटी और सोशलिज्म वाली, वो हमने डिस्कस कर ली थी। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टर्म्स इन द प्रियम्बल और साथ में ही हम करेंगे फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक स्टार्ट। सो आज हम प्रियम्बल खत्म करेंगे और फंडामेंटल राइट्स में स्टार्टिंग का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास 3-4 क्लासेस में वो विल कवर द फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक इन डिटेल, बिकॉज पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स में से और बिकॉज पीसीएस नॉमिनेशन में फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बिकॉज ये कोर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें लिखा हुआ ना प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट और जुडिशरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन टूडेज क्लास फर्स्ट वी विल कंप्लीट अबाउट प्रियम्बल एंड देन वी विल गो इनटू फंडामेंटल राइट्स। जो अपना पढ़ रहे हैं तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। उस पर ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हमने पहले इसमें साइंस का पार्ट कवर किया है एंड नाउ वी आर कवरिंग द पॉलिटी पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रियम्बल, जो हमने लास्ट क्लास में जहां पे खत्म किया था। स्टार्ट विद दैट। तो हमने पहले देखा था कि जो प्रियम्बल है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस, जैसे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इसका मतलब क्या है, सॉवरन का, सॉवरन वर्ड का मतलब क्या है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉवरन सोशलिस्ट, ये हमने वर्ड डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे जो 3 इंपॉर्टेंट और वर्ड्स हैं, दैट इज सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दीज टर्म्स वी विल डिस्कस। एंड रिपब्लिक, ये 3 वर्ड्स हमारे रह गए हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है आगे जाके, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पढ़ने वाले हैं वो है लिबर्टी। का मतलब क्या है, इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। और जो बाकी वर्ड्स हैं प्रियम्बल में, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रियम्बल में हमें पता है ना वर्ड क्या है, कि इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड हम 5 कर लेंगे आज। उसके बाद जो वर्ड मेंशन है वो ये हैं कि हम क्या करेंगे, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये वर्ड जस्टिस वाला हम फंडामेंटल राइट्स में कवर करेंगे। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। तो एक टर्म आता है लिबर्टी, एक टर्म आता है जस्टिस। तो ये टर्म हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में से, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एक ओवरव्यू लेंगे वर्ड का जस्टिस का, एक लेंगे ओवरव्यू वर्ड का लिबर्टी का, और एक आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो वर्ड है 3, साथ में ये 3 वर्ड देखेंगे। उसके बाद जो बाकी वर्ड्स हैं वो सिंपल हैं, दैट इज फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंश्योर करनी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। वो सिंपल वर्ड है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारे, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कॉमन वर्ड्स हैं। उनको हम वैसे समझ लेंगे क्योंकि उसमें इतनी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है उन वर्ड्स को। तो ये तो पहले ये तीनों वर्ड्स करेंगे डिटेल में, फिर इन तीनों को करेंगे, और उसके बाद जो वर्ड बचते हैं वो बचते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और एक बचता है फ्रेटर्निटी, और एक बचता है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यही कीवर्ड्स बचते हैं, तो हम इन कीवर्ड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कोई कीवर्ड नहीं है इसमें। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल्स, ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल्स, ये है वर्ड्स। और प्रियम्बल में कोई वर्ड नहीं है भारी, तो हम सारे वर्ड डिस्कस कर लेंगे। हमने जैसे आपको बताया कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज वर्ड क्या मेंशन्ड है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। ये भी वर्ड समझा देंगे आपको ब्रॉड में। ये सारी चीजें आगे जाके फंडामेंटल राइट्स में आएंगी, पर मैं एक बार बेस सेट कर दूंगा आपका। और जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और उसके बाद क्या आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और ये सारे वर्ड हैं, ये हम सारे डिस्कस करेंगे, ये प्रियम्बल में लिखे हुए वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम वन बाय वन करते हैं इसको। आप जिसने भी लिख लिया है हम इसको एक बाय एक करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड सेकुलर, इससे स्टार्ट करते हैं। सेकुलर, अब इसको समझते हैं क्या है ये वर्ड, क्योंकि आपका सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी का एस्पेक्ट है, उसमें ये की टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या मतलब है सेकुलरिज्म का। तो इसको समझते हैं आराम से। तभी मैं प्रियम्बल पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में इन टर्म्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है फिलॉसफीज, सर्टेन जो फिलॉसफीज हैं वो पता होनी चाहिए। अब सेकुलर वर्ड का मतलब है, इट इज ऑपोजिट टू द वर्ड थियोक्रेसी। इट इज ऑपोजिट टू द वर्ड थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है, दैट व्हेन स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, जब स्टेट का अपना रिलीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का स्टेट का अपना रिलीजन है, उसे बोलते हैं इस्लामिक नेशन। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, तो वहां स्टेट का अपना रिलीजन है, दैट इज इस्लाम। तो वहां स्टेट का अपना रिलीजन है, दैट इज इस्लाम। और एज कंपेयर टू थियोक्रेसी, सेकुलर मींस व्हेन स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, यह मतलब होता है सेकुलरिज्म का। यहां तक समझ में आया। अब इसको अगर समझना है तो एक और एनालिसिस करते हैं कि इस वर्ड का जन्म कहां से हुआ, कि इसका ओरिजिन क्या है इस वर्ड का, सेकुलर का। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सेकुलरिज्म। जब हम वर्ड सेकुलर यूज करते हैं और उसके पीछे लगाते हैं इज्म, इट मींस इट्स एन आइडियोलॉजी विच सेज दैट स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, or in other words, state is not associating itself with the religion, or in other words, there is a separation between state and religion. सब सेम वर्ड है भाई। तो मतलब जहां स्टेट रिलीजन से अलग हो जाए, वो आइडिया है सेकुलरिज्म का। ये आइडियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है। जब इज्म लगता है, इसका मतलब क्या है, ये एक आइडिया है और उसके बेस पे बनी है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसके बेस पे, इस इज्म के बेस पे। नाउ ये आइडिया इंडिया में नहीं आया। दिस वर्ड सेकुलरिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये वेस्टर्न आइडिया है, इट हैज ओरिजिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मतलब सेकुलरिज्म का जो ओरिजिन है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, स्पेसिफिकली यूरोप से। अब समझते हैं वहां क्या हुआ, और वहां से वर्ड आया इंडिया में। ध्यान से समझें इसको। अब यूरोप में क्या था, यू मस्ट हैव हर्ड, अगर पढ़ा है हिस्ट्री में तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा पर यह टर्म पक्का सुनी होगी बचपन में, कि यूरोप में रिलीजियस वॉर्स हुए थे। रिलीजियस वॉर्स यूरोप की हिस्ट्री में 100,000 ईयर्स तक रिलीजियस वॉर्स हुए, और उन वॉर्स के कारण समझ में आया कि रिलीजन सोसाइटी को स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है। तो वहां रिलीजन को नेगेटिव सेंस में देखा गया, वहां रिलीजन को नेगेटिव सेंस में देखा गया यूरोप में। मतलब जब जब स्टेट में रिलीजन घुसा तो फिर वॉर्स हुए। तो उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाएंगे कि स्टेट अलग तरह से काम करेगी और रिलीजन का अपना दायरा है। इट मींस उन्होंने रिलीजन को खत्म नहीं किया, बस उन्होंने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। एंड इफ आई आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन कि भाई रिलीजन और स्टेट
अगर मैं स्टेट को मानता हूं इट इज अ पब्लिक स्फीयर, स्टेट तो पब्लिक के लिए काम करती है ना, तो वो कौन सा स्फीयर है? पब्लिक स्फीयर। इफ स्टेट इज अ पब्लिक स्फीयर इट मींस अब रिलीजन पब्लिक स्फीयर में एंटर नहीं करेगा, तभी तो वो स्टेट से अलग हो पाएगा। इट मींस नाउ रिलीजन विल बी अ प्राइवेट अफेयर। तो वो कहां काम करेगा? प्राइवेट स्फीयर में। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी रिलीजियस काम करना है अपने घर की चार दीवारी के अंदर करें, एज पर यूरोपियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। जैसे ही आप पब्लिक स्फीयर में आएंगे आप रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इट मींस इन वेस्टर्न आइडिया, दैट इज वेस्टर्न सेकुलरिज्म, देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अगर स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग हो गए तो उनका वो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिलीजन को हम स्टेट में एंटर नहीं करने देंगे, बिकॉज उन्होंने क्या देखी है? रिलीजियस वॉर्स देखे हैं। मतलब स्टेट मतलब पब्लिक स्फीयर, मतलब पब्लिक स्फीयर स्टेट का, रिलीजियस का सिर्फ है प्राइवेट स्फीयर। अब ये आइडिया वेस्टर्न वर्ल्ड में आया था, तो यहां से आइडिया आता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सेकुलरिज्म का आइडिया था, दैट वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज सीन एज इन अ नेगेटिव टोन। तो रिलीजन कैसे देखा जाता है? रिलीजन इज सीन इन नेगेटिव लाइट, ये आपको पता होना चाहिए। बट इंडिया की हिस्ट्री रिलीजन को लेके ऐसी नहीं है, तभी हम वेस्टर्न आइडिया को कंपेयर करते हैं इंडिया के आइडिया से, दैट इज ईस्टर्न सेकुलरिज्म। या मैं काट के लिख दूं इसको, बेटर वर्ड इज इंडियन सेकुलरिज्म। हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ये समझते हैं। और यही सेकुलरिज्म का आइडिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रियम्बल में लिखा है वर्ड सेकुलर, वहां से है। अब समझते हैं क्या है इसका मतलब। हमारा जो है आइडिया, हम रिलीजन को कभी नेगेटिव सेंस में नहीं देखते, तो हमारे लिए रिलीजन क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट में देखते हैं इसको, कि रिलीजन हैज इट्स ओन रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो हमने जो स्टेट को अलग किया रिलीजन से, वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं किया। इट मींस हमारा रिलीजन और स्टेट का स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हमारा स्टेट और रिलीजन का स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं भी है कि रिलीजन एंटर करेगा स्टेट में, ये भी नहीं है, बिकॉज हम क्या है? सेकुलर हैं, थियोक्रेटिक नहीं है। तो इसके लिए जो आइडिया आया वो ये आया कि स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगी। अगर वो देगी तो वो सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रेफरेंस देगी। It means state is involving itself in a religion but will not discriminate with religions. Simple idea that state is not strictly separated from religion. State can interfere in religion, but when it interferes, it will interfere equally. और यही आइडिया है पॉजिटिव आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, इंडिया का है। इंडिया में स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करती है। अगर आप मुस्लिम्स को हज में जाने के लिए सब्सिडी देते हो तो हिंदूज को टेंपल में जाने के लिए सब्सिडी दोगे, ये है काम। और आपका जो रिलीजन है वो सिर्फ प्राइवेट स्फीयर में नहीं है, इनफैक्ट इंडिया में तो हम पब्लिक स्फीयर में ही रिलीजन को ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमने रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर में नहीं रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिफरेंस है इंडिया और वेस्ट का, आपको पता है। अगर मैं पूछूं इंडिया के सेकुलरिज्म के क्या फीचर हैं, वो आपको पता है। तो इंडियन सेकुलरिज्म के जो फीचर्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है? सिंपल, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट और रिलीजन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्टेट इंटरफेयर्स विद रिलीजन बट it interferes in equal manner. And third, religion is not just a private sphere matter, in fact public sphere may be allowed hai. This is the Indian way of secularism, or it is based on the idea that religion is seen in a positive light.
ये हो गया है आपको वर्ड कौन सा क्लियर, सेकुलरिज्म वाला। और इंडिया के संविधान में प्रियम्बल में मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं ना, तीन वर्ड्स हैं सॉरी, एक सोशलिस्ट जो हम अभी पढ़ें, जो हमने पढ़ लिया है, पिछली क्लास में पढ़ा था, एक हमने अभी पढ़ा है सेकुलर, एक वर्ड है इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। मैं ये आपको दिखा देता हूं, जैसे हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्ड सोशलिस्ट, ये वर्ड, एक वर्ड हमने अभी पढ़ा है सेकुलर, ये वर्ड, एक वर्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन सा, इंटीग्रिटी, ये वर्ड। ये वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं संविधान में, प्रियम्बल में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल को बदला गया है, बिल्कुल बदला गया है। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस टिल द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। एक बार ही बदला है, तीन वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द वर्ड इंटीग्रिटी। एंड दीज वर्ड्स वर एडेड बाय, जो मैंने बताया संविधान को बदला जा सकता है कि संविधान एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, तो दीज वर्ड्स वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उससे ये तीन वर्ड ऐड किए गए थे और एक बार ही अमेंड किया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब हमने कौन सी टर्म्स देख ली हैं, हमने ये भी देख ली। अब दो बचती हैं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। कि हमने आपको ब्रॉड आइडिया एक बार दे दिया था, पर अभी मैं एक बार और बता देता हूं। जो लेक्चर देख रहे हैं उनको ये आइडिया हो गया होगा, बट फॉर अदर्स और फॉर द रिवीजन पार्ट मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को। बाकी फिर हम वर्ड्स देखेंगे। नाउ लेट्स गो एंड सी द वर्ड मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। हमने आपको सिंपल सी बात बताई थी, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it is a form of government. And when it comes about republic, it is more about state, form of state। और गवर्नमेंट और स्टेट में फर्क होता है। जब स्टेट, हमने बताया स्टेट के चार पैरामीटर होते हैं, एक टेरिटरी, उसमें रहने वाले लोग, उनको चलाने वाली गवर्नमेंट, यही होता है। और जो गवर्नमेंट का होना चाहिए सॉवरन होना चाहिए और इंटरनेशनल लोग उसको एक्सेप्ट करें एज अ स्टेट, वो स्टेट की डेफिनेशन होती है। अब इंडिया अगर रिपब्लिक है तो उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट शुड नॉट बी लाइक अ हेरिडिटरी पोस्ट, बिकॉज रिपब्लिक का जो ऑपोजिट मीनिंग है इट इज बेसिकली अ मोनार्की। मोनार्की में द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, इन फैक्ट इट इज हेरिडिटरी। ये मतलब होता है रिपब्लिक का। और एक मतलब और है, बिकॉज इन केस ऑफ मोनार्की चीजें हेरिडिटरी होती हैं, तो नॉट जस्ट हेड ऑफ स्टेट बट ईच एंड एवरी पब्लिक ऑफिस इन केस ऑफ मोनार्की इज बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी, और आई कैन कॉल इट एज अ प्रिविलेज क्लास। But in case of republic, every public office is open to every citizen, should not be based on privilege class. This is the meaning of the term republic that you must understand. आया समझ में यहां तक? अब आता है सर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऐसे समझें कि सरकार को चुनने के तरीके हैं ये। इट कैन बी अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट कैन बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब आपने चुनी है सरकार, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये लोगों द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए चुनी गई सरकार है, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज एन एलिमेंट ऑफ people, it means that there is a popular sovereignty. Popular means people who are supreme in democracy, people, that is popular sovereignty. इससे टर्म एसोसिएटेड है डेमोक्रेसी। अब एक चीज आती है समझ में, क्या है डायरेक्ट, क्या है इनडायरेक्ट।
ऐसे समझ लें, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने एमपी चुना, एमपी ने क्या चुनी? गवर्नमेंट चुनी। भाई आप लोकसभा के इलेक्शन में एमपीज को चुनते हैं, फिर जो सारे एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट चुनते हैं, और उन्हीं एमपी में से गवर्नमेंट बनती है। क्या आपने गवर्नमेंट डायरेक्टली चुनी? नो, इट इज अ इनडायरेक्ट। कौन काम कर रहे हैं आपके बिहाफ पे? एमपीज, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इट मींस दिस इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी where people are not directly participating in the governance process. It is their representatives which are participating in the governance process. कोई बिल पास होता है, क्या आप वोट डालते हैं? आंसर इज नो। कौन वोट डालता है? आपके द्वारा चुने गए हुए आपके प्रतिनिधि, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो दूसरी कौन सी होती है भाई? बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जब आप इन्वॉल्व हो पाओ, लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, किसमें? सरकार के काम में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में पीपल आर इन्वॉल्व। हेयर योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन्वॉल्व, और इन दैट केस पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बल्कि पीपल themselves शुड इन्वॉल्व। तो वही होती है आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां तक क्लियर है? अब देयर आर सर्टेन वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और उसी को समझते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के देयर आर सर्टेन फीचर्स, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता होता है कि जो इन फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसे पहला है एक तरीका, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। ये तरीके हैं, दीज आर द टूल्स टू इंश्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मैं बोल सकता हूं कि दीज आर द टूल्स टू इंश्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उसमें पहला है इनिशिएटिव। इसको एक एक करके समझेंगे हम, पर पहला है इनिशिएटिव, दूसरा है रिकॉल। सेकेंड टूल इज रिकॉल। क्या है अभी बताते हैं, बस इसको पहले लिख लें। और तीसरा है रेफरेंडम। थर्ड वन इज रेफरेंडम। इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम, एंड वन इज कॉल्ड एज प्लेबिसाइट। दीज फोर टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं एक एक करके समझा देता हूं, फिर आपका डेमोक्रेसी वाला एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या है भाई? एग्जाम्पल के तौर पे जब भी पार्लियामेंट में बिल आता है, क्या आप लेके आते हैं उसको, या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आते हैं, या गवर्नमेंट लेके आती है? तो आप बोलेंगे हाँ भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, या तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आते हैं या गवर्नमेंट लेके आती है। अगर लोगों को यह राइट हो कि वो चीजें इनिशिएट कर पाए, मतलब लोगों ने कुछ वोट किया और बोला हमें तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। लोग तंग आ गए कि बहुत पोल्यूशन है दिल्ली में, तो उन्होंने बोला हमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, इसके लिए जो लॉ बनेगा, दे इनिशिएटेड दैट प्रोसेस। उनके बिहाफ पे एमपीज ने नहीं किया है, ये लोगों ने खुद ये स्टार्ट किया कि भाई हम चाहते हैं कि ये लॉ होना चाहिए। दैट इनिशिएटिव इज डायरेक्टली टेकन बाय पीपल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। और ये कैसे होगा? लेट्स सपोज कि अगर कुछ लोग हैं, उनमें से 50% लोगों ने बोल दिया कि हमने एक दिन डिसाइड किया कि आज हम XYZ डेट को वोट करेंगे कि क्या हमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट पे कोई बिल लेके आना चाहिए। अगर लेके आना चाहिए तो वोटिंग होगी। अगर उसमें 50% लोगों ने बोल दिया यस, तो उस बिल को हम कहां लेके जाएंगे? पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। और वहां पे पार्लियामेंट में कौन पास करेगा? जो हमारे एमपीज बैठे हैं। पर एमपीज को ये काम करने के लिए बोला किसने? लोगों ने खुद वोट डाली। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। द सेकेंड टूल इज a very important tool that is called as recall. The second tool is called as recall. अब recall का मतलब क्या है? अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट है
दैट यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। यही है ना भाई, आपने अपने एमपीज चुने, यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आपने एक बार चुन दिए 5 साल के लिए, क्या आप उनको 5 साल से पहले हटा सकते हो? इज देयर एनी मैकेनिज्म? अगर आपने एमपीज इलेक्ट किए, देन यू शुड हैव दैट पावर टू रिमूव दैट एमपीज, और वी कैन कॉल इट एज रिकॉल दीज एमपीज, कि आप अब एमपी नहीं है। If people can elect MPs as per direct democracy, these people can remove those MPs from their position by recalling those MPs. It is also a tool of direct democracy, and that is what we call as recall, calling back the MPs from the position of authority. और ये क्या था? Initiative. I hope यहां तक क्लियर होगा। The third one is called as referendum and plebiscite. रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, इसको समझते हैं। दोनों बिल्कुल सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। अब इसको समझते हैं क्या है। अब दोनों में फर्क बस इतना सा है जो आपको अभी समझ में आ जाएगा, पर मैं आपको इसकी ब्रॉड फिलॉसफी समझा देता हूं। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, इसका ब्रॉड मतलब क्या है? दोनों का मतलब यह है, लेट्स सपोज हमने इनिशिएटिव में बिल पास नहीं किया था, वी जस्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस टू पास दैट बिल। हु विल पास दैट बिल? द इलेक्टेड एमपीज। बट लेट्स सपोज देयर इज अ वन इशू ऑन विच पीपल वांट टू डिसाइड देमसेल्व्स, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ब्रिटेन वॉज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस को लेके। ब्रिटेन उसका पार्ट था ईयू का। ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकलना था, उसे बोल देते हैं ब्रेक्जिट। अगर बाहर निकलना था तो हमने सोचा, मतलब ब्रिटेन वालों ने सोचा कि लोगों से पूछते हैं कि बाहर आए कि ना आए। किससे? ईयू से। तो वहां रेफरेंडम हुआ कि ब्रिटेन को ईयू से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। किसने वोट डाला? लोगों ने वोट डाला। When people are voting on a particular issue, whether they want that issue or not, this is called as referendum. मतलब यहां किसी पर्टिकुलर इशू को डिसाइड किया जा रहा है, और अगर वही इशू देश के किसी पार्ट या टेरिटरी को लेके हो, उसे बोल देते हैं प्लेबिसाइट। भाई रेफरेंडम में आपने किसी मुद्दे पे वोट डाली, बट दैट इशू विल नॉट बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी ऑफ अ नेशन। फॉर एग्जांपल कश्मीर की बात है, एक टाइम पहले हम बोलते थे कि कश्मीर में, हम नहीं मतलब लोग बोलते थे कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाओ, कि देखो कश्मीर के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इंडिया में, या अलग रहना चाहते हैं। दैट वाज अ प्लेबिसाइड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी ऑफ अ नेशन। और प्लेबिसाइड का पर्पस होता है जस्ट टू गेट द सेंस व्हाट द पब्लिक मूड इज या पब्लिक ओपिनियन इज। क्योंकि टेरिटरी का मैटर होता है, यहां पे पब्लिक मूड या ओपिनियन को देखा जाता है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यहां भी उस इशू पे वोट होती है, यहां भी उस इशू पे वोट होती है, पर उस वोटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल नहीं होता है। दैट इज जस्ट टू गॉज द पब्लिक ओपिनियन और अ मूड। बट इन रेफरेंडम, अगर आपने लोगों ने वोट डाला किसी इशू पे, या तो लोग मेजॉरिटी में हां बोलेंगे या ना बोलेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो मानना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द टेरिटरी ऑफ अ नेशन। तो रेफरेंडम किसी मुद्दे पे होता है जिसे लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या करना है, जो भी लोग डिसाइड करेंगे उसे मानना पड़ता है। बट इन केस ऑफ प्लेबिसाइट, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी ऑफ अ नेशन, और कोई भी नेशन अपनी टेरिटरी को लोगों के कहने पे नहीं छोड़ेगा, बस वो लोगों का मूड समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका लोगों का डिसीजन फाइनल नहीं होता है। दीज आर 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। यहां तक समझ में आया? नाउ वी हैव कवर्ड
द टर्म सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 टर्म्स मोर, और उसके बाद वो 3-4 और हैं। ये वाली तो बिल्कुल आसान है, जो मैं आपको बिल्कुल अभी समझा दूंगा, इसमें कुछ इशू है नहीं है। बट ये वाली टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसको अच्छे से समझते हैं। अब मुझे बताएं, एक वर्ड है लिबर्टी, एक वर्ड है इक्वालिटी, और एक वर्ड है जस्टिस। अब ना इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल मैनर में, क्योंकि आपके पेपर्स में इन टर्म्स को अलग से इंपॉर्टेंस दी गई है। भाई लिबर्टी का मतलब सिंपल होता है, दैट इज हु इज इंपॉर्टेंट इन दिस। मांगते हैं ना हमें फ्रीडम दें, हु इज इंपॉर्टेंट इन दिस, इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। लिबर्टी वाली चीज में कौन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, क्या हम इंडिविजुअल को तवज्जो दे रहे हैं, आंसर इज नो, हम इंडिविजुअल को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इक्वालिटी में क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। आप ये देखें ना, सिंपल भाषा में, इन लिबर्टी हु इज सुप्रीम। लिबर्टी को मैं साथ में ये लिख दूं फ्रीडम, दोनों में कोई फर्क है नहीं है एज सच। जब फ्रीडम की बात करते हैं वहां पे कौन इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल। इक्वालिटी में इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात नहीं है, बस वहां पे ये है कि जो भी इंडिविजुअल होंगे सब इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये है इक्वालिटी का प्रिंसिपल। मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्या वर्ड लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब जब हम लिबर्टी की बात करते हैं वहां इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, हु इज इंपॉर्टेंट हियर, इंडिविजुअल और सोसाइटी, सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट हियर। यहां पे कौन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, इक्वालिटी की बात है। मतलब इक्वालिटी भी क्या है, किसकी इक्वालिटी की बात कर रहे हो, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, दैट इक्वालिटी ऑफ व्हाट कैन बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कैन बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब यह है, अब स्टेटस की बात आती है तो इससे 2 क्लासेस बनती हैं, वन इज कॉल्ड एज प्रिविलेज्ड क्लास एंड अदर वन इज कॉल्ड एज अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। यही है भाई, 2 ही क्लासेस होती हैं, प्रिविलेज्ड क्लास एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, यही 2 क्लासेस हैं। इन्हीं क्लासेस को खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पर आपको इतना क्लियर है भाई कि लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट विद सोसाइटी। दैट इज व्हाई लिबर्टी इज अ प्रिंसिपल ऑफ लिबरल सोसाइटीज, or I can call it as liberalism. And which country represents liberty? That is USA. Equality is a principle of society. It means the philosophy is socialism. The philosophy is socialism. It is a feature of which country? For example, Russia, Soviet socialist, वो है रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इन फैक्ट इंडिया में भी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, वी आर ऑल्सो सोशलिस्ट, वी आर ऑल्सो सोशलिस्ट। अब बात आई कि ठीक है भाई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में तो हमने प्रिविलेज क्लास खत्म कर दी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, नाउ लेट्स सी दैट थिंग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनको ध्यान से समझें। अगर आप आज हमारी जो पॉलिटी की क्लास है इसमें हम बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, और हमने ये काम पिछली 4 क्लासेस में भी किया है। 5 क्लासेस से आपका पॉलिटी का बेस बन जाएगा, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको कोई टर्म से डर लगेगा, ना किसी कंसेप्ट से डर लगेगा, और आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही एनालिटिकल होगा। अब आती है बात इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है, व्हेन somebody is starting the game, somebody is starting the game, they should be at the same level.
आपने कभी रेस की जो रेस होती है 100 मीटर जो भी आपकी रनिंग होती है गेम्स होती हैं, क्या वहां पे जो बंदे बैठ रेस लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्या उनको सेम स्टार्टिंग लाइन पे रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है ना सर। ये थोड़ा ना एक को यहां बिठा दिया, एक को यहां बिठा दिया, एक को यहां बिठा दिया, फिर तो बंदा यही इसके साथ क्या होगी, इसको तो फायदा हो गया, इसको नुकसान हो गया और ये बीच में रह गया। यही होता है ना। तो कहने का मतलब जब हम रेसिंग में सभी को स्टार्टिंग में बराबर रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग ऑफ द गेम इज इक्वल, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, वेयर यू आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द बिगिनिंग बट प्रमोटिंग इक्वालिटी एट द एंड, कि लोग एंड में सेम होने चाहिए। आपने एग्जाम दिया जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एवरीबडी एज इज एट सेम पेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग द गेम। तो आप बोलोगे गेम फेयर है ये। अब कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, इक्वालिटी ऑफ आउटकम तो इंश्योर नहीं की जा सकती। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहते हैं कि सभी इंडिया में बराबर होने चाहिए, मतलब ना कोई रिच होना चाहिए ना कोई पुअर होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। ये होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। एक होता है कोई भी रिच हो कोई भी पुअर हो मैटर नहीं करता, जब उन्होंने गेम स्टार्ट की हो उनके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं, बेसिक अपॉर्चुनिटीज। ऐसे तो ना हर इंसान एक्स्ट्रा एज लेता ही लेता है। जो रिच के घर में पैदा हुआ है उसके एक्स्ट्रा एडवांटेज है, पुअर को डिसएडवांटेज है उस सेंस में। हाँ, आप पुअर को फ्री एजुकेशन दे दें, जो रिच को भी मिल रही थी उसको भी मिल गई है, उस सेंस में क्या हो जाएंगे कि बेसिक अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए। ये होना चाहिए। मान लो कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बंदा है, उसको हमने क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दी, तो उसको हमने बराबर कर दिया। अपॉर्चुनिटी क्या कर दी उसके लिए, बराबर कर दी, क्योंकि वो पहले डिसएडवांटेजेस था, रिच ऊपर थे, तो हमने उसको रिजर्वेशन देके उनके बराबर ले आए। स्टार्टिंग गेम क्या होगी, बराबर होगी। अब उनका कंपटीशन लगी है। अब तो वहां हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, बेसिक लेवल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई इंसान इन ट्रू सेंस बराबर अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल सकती है सभी का। फॉर एग्जांपल किसी का फैमिली में कोई इशू चल रहा होगा, जब आप तैयारी कर रहे हैं आप बोलेंगे भाई उसको अलग एडवांटेज है मेरे को नहीं है। किसी का कोई फैमिली में फाइनेंसिस का इशू होगा, किसी की मैरिज हो चुकी होगी, कोई मैरिज कर रहा होगा, किसी ने डिवोर्स कर लिया, कुछ भी हो सकता है ना भाई। कहने का मतलब क्या है, हर इंसान इन प्योर सेंस तो कभी अपॉर्चुनिटी में नहीं आएगा। वही तो आप कहते हैं कि भाई मैं मेरे साथ ही ये हो रहा है, बाकी तो क्या है सही कर रहे हैं तैयारी, पर ऐसा हो नहीं सकता कि हम सभी को सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी पे ले आए। हाँ, हम बेसिक लेवल की दे सकते हैं कि जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, सभी को बुक्स मिल गई, सभी को क्लासेस मिल गई, बाकी जो करना है वो उस पे है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कभी बराबर नहीं कर पाएंगे, उसी की बात यहां पे हो रही है। अब ये हो गया वर्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस। ये बड़ा भारी वर्ड है, जस्टिस। इसे समझते हैं क्या है भाई। जस्टिस का मतलब है न्याय, न्याय होना चाहिए। अब न्याय कैसा होता है, न्याय मतलब चीजें क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। जस्टिस का मतलब सिंपल है कि चीजें फेयर होनी चाहिए। फेयर मतलब आपने एग्जाम दिया, कोई बन गए कोई नहीं बने, हाँ पेपर में चीटिंग नहीं हुई, तो आप कहते हैं चीटिंग नहीं हुई, जो बना वो अपना टैलेंट के कारण बना, जो रह गया उसने मेहनत नहीं की। जस्टिस मीन्स दैट काइंड ऑफ फेयरनेस। मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब ये सिस्टम फेयर होगा डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपको कौन सी वैल्यू से प्यार है। अमेरिका में बोलेंगे सिस्टम फेयर है अगर इंसान क्या है, क्या दिया इंसान को, आपने लिबर्टी दी है। चाइना में बोलेंगे सिस्टम फेयर है अगर क्या है, वो किसको प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम को। तो जिस वैल्यू को तुम सुप्रीमेसी देते हो, अगर आप उस वैल्यू को प्रमोट कर रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग न्याय। अमेरिका में आप सोशलिज्म इंप्लीमेंट करेंगे, वहां न्याय नहीं आएगा, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ लिबर्टी। चाइना में लिबर्टी देंगे, वहां न्याय नहीं आएगा, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट इक्वालिटी। तो जिस नेशन में जिस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, उसी हिसाब से न्याय आता है, जस्टिस आता है और फेयरनेस आता है। आया समझ में। तो जस्टिस क्या है,
उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है इक्वालिटी और लिबर्टी पे। अब उसी से क्या आएगा, न्याय आएगा। चाहे वो सोशल स्फीयर में आए, किसी के साथ भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक स्फीयर में आए कि बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या पॉलिटिकल स्फीयर में आए कि एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल वोट वैल्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, जस्टिस का पार्ट हो जाएंगे। सोशल जस्टिस का मतलब सिंपल है कि भाई आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि सभी जो हैं वहां इतनी इनइक्वालिटी नहीं है कि दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। भाई इनइक्वालिटी हमेशा रहेगी, बट दैट शुड नॉट बी दैट ह्यूज कि वो जस्टिफाई ना हो पाए। इफ यू आर गिविंग अ 100 रुपी वेज टू अ लेबर एंड 1 crore टू अ मैनेजर, दैट इज अ इनइक्वालिटी, बिकॉज दैट गैप कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। हाँ, लेबर की 2 लाख हो, मैनेजर की 5 लाख हो, दैट कैन बी जस्टिफाइड। तो वो इकोनॉमिक इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, कि पॉलिटिकल स्फीयर में हर इंसान को, अगर डेमोक्रेसी है तो हर इंसान को इलेक्शन कर लड़ने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी और इलेक्शन रिच ही लड़ रहे हैं, पावरफुल लड़ रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो लड़ रहे हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड एवरी पर्सन शुड हैव 1 person 1 vote 1 वैल्यू का कंसेप्ट, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। इतना आपको देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और ये मैंने आपको अभी यहां पे बता दिया है कि भाई टर्म्स क्या हो गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस कंप्लीट हो गई है। अब एक टर्म आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिबर्टी में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आएगी टर्म ये 3। पहले मैं आपको लिबर्टी पढ़ा दूं, फिर मैं ये तीनों टर्म्स पढ़ाता हूं। लिबर्टी 2 टाइप की होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। लिबर्टी 2 टाइप की है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लिबर्टी। First one is called as positive liberty. Other one is called as negative liberty. इसको समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। This can be asked in your exam. Positive liberty and negative liberty. Just give me a second. Positive liberty and negative liberty. इसको समझ लें क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आता है। अब लिबर्टी का मतलब है कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो, ऐसे बोल सकते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि मुझे फ्रीडम दो, तो किससे फ्रीडम मांग रहे होते हो, कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यही होता है ना भाई, जब आप फैमिली में फ्रीडम मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, पेरेंट्स मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, मुझे मेरी लाइफ के डिसीजन लेने दें। यही होता है इसका मतलब। अगर हम यही एनालॉजी आगे ड्रॉ करें स्टेट और सिटीजन के साथ, इट मींस सिटीजन की लाइफ में कौन इंटरफेयर ना करे, स्टेट इंटरफेयर ना करे। यहां तक क्लियर है, सिंपल भाषा, कि स्टेट इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अगर स्टेट इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, मतलब सरकार कुछ को करने से रोका जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी। Negative liberty means when state is prohibited to do something. Prohibited to do something मतलब prohibited to interfere in the life of a citizen. ये होता है negative liberty. एक आइडिया है, that is the idea of positive liberty. अब मुझे एक चीज बताएं, कोई इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर है। अब गरीब को आपने फ्रीडम दे दी, मतलब सरकार ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, क्या गरीब अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा? आंसर इज नो। When a person is already a poor person, when the state will not interfere, of course the person will be enjoying the liberty, but that is a negative liberty, and in that case the poor person cannot live his or her life in a dignified manner. कोई गरीब है वो पढ़ नहीं पाएगा, कोई गरीब है वो कुछ खा नहीं पाएगा, उसका घर नहीं होगा, तो उस लिबर्टी का क्या फायदा? इनफैक्ट स्टेट हैज टू डू समथिंग फॉर दैट इंडिविजुअल सो दैट वो अपनी फ्रीडम को एक्चुअली एंजॉय कर पाए। इफ अ पुअर पर्सन कैन गेट अ राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये राइट टू वर्क, देन दैट पुअर पर्सन कैन एक्चुअली डू समथिंग।
then that person will be able to enjoy the freedom. In means when state interfere for the welfare of a person so that person can enjoy the liberty or freedom, it is called as positive liberty, in which state is asked to do something for the individual. ये दो आइडिया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का। नेगेटिव में इंडिविजुअल की लाइफ में स्टेट को इंटरफेयर करने से रोका जाता है, और पॉजिटिव लिबर्टी में बोला जाता है इंटरफेयर करो। दिस आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। इंडिया में रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो व्हेन द रिजर्वेशन इज गिवन टू पीपल देन एक्चुअली दे कैन एंजॉय द फ्रीडम। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर उनको स्टेट ऐसे ही छोड़ दे कि भाई आपको लिबर्टी दे दी है, हम कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव आइडिया, क्या उनका उत्थान हो पाएगा? क्या वो सच में फ्री हैं? नाम के लिए फ्री हैं। व्हेन स्टेट इंटरफेयर एंड प्रोवाइड रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, देन एक्चुअली दे कैन एंजॉय द फ्रीडम। इन विच इट मीन्स व्हेन स्टेट इज participating in the welfare of people, then the people are enjoying the freedom. This is called as positive liberty. अब ये हो गया टर्म्स खत्म। एक दो तीन टर्म्स बचती हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स मेंशन्ड हियर, ये हैं टर्म्स: यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल्स। ये तीन टर्म्स हैं। लेट मी फर्स्ट मार्क दीज टर्म्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स। ये तीन टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, और ये चार टर्म्स हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फोर टर्म्स। बड़ा सिंपल है। अब ऐसे समझें, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड टर्म यूनिटी, इट मीन्स यूनिटी ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, or in other words there is a lot of diversity in India. There is lot of diversity in India. बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उनको एक रखने को बोलते हैं यूनिटी। मतलब we are diverse country but we will have unity in diversity. तो यूनिटी टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद, फॉर एग्जाम्पल कि हम देश को एक रहना है, मतलब लैंड बचा के रखनी है। इट्स अबाउट कम्युनिटीज को एक रहना है। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है व्हेन इंडिया इज लाइक दिस नेशन, तो हमें अपनी देश की लैंड की बात, इंटीग्रिटी बचा के रखनी है, देश को एक रखना है, टूटने से बचाना है। वहां लैंड पे ज्यादा फोकस है और यूनिटी में कम्युनिटीज पे ज्यादा फोकस है। अखंडता, भारत की अखंडता की बात हो जाती है उसमें, इंटीग्रिटी में। भारत की एकता, यूनिटी इज एकता, मतलब ऑल कम्युनिटीज आर वन। फैमिली में है, 5 लोग हैं, फैमिली में यूनिटी है, एकता। इंटीग्रिटी मतलब फैमिली को तोड़ना नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, अखंडता। और इसमें जो होता है वो टेरिटरी से ज्यादा लिंक है, मतलब टूटना नहीं है, ऐसे नहीं कि घर डिवाइड हो गया दो में, वो हो जाएगा इंटीग्रिटी का इश्यू। एक है, दैट इज यूनिटी। ये दोनों आपस में लिंक टर्म्स हैं, पर उसकी मूल भावना अलग अलग है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भाई इंसान है, उसको राइट टू लाइफ है हमारे संविधान में, आगे जाके पढ़ेंगे। देयर इज वन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज वन आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। बट वो भाई इंसान की अगर डिग्निटी नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। वी क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई टोल्ड यू, पीपल क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पीपल थॉट कि बिना स्टेट के कैसे रहेंगे, सो दे क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। कि बिना स्टेट के कैसे रहेंगे, सो दे क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में इंसान की डिग्निटी तो नहीं हार्म होनी चाहिए, तो वो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल मतलब अब सब लोग हैं, उनमें भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड, तभी तो हम एक हो पाएंगे। भाई जो हम यूनिटी की बात कर रहे हैं वो कैसे फैलेगी? when we are like promoting the idea of brotherhood, हम एक दूसरे से लिंक तो कर पाए। India as a nation is a nation because we all can associated with each other. That fraternity is important, that brotherhood is important.
अगर ये नहीं है ब्रदरहुड तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है तो इंटीग्रिटी नहीं है, और सब कुछ अगर है भी और ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो ऑल टर्म्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, एंड आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ गई हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रियम्बल। ये आपने कर लिया है, ये आपने कर लिया है, ये कर लिया है, ये सब कुछ हो गया है, ये सब हो गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म सम लीगल एस्पेक्ट्स या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रियम्बल। उसको खत्म करते हैं, फिर हम प्रियम्बल, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपल सी, जब हमारा संविधान बनना था तो हमने बनाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारा संविधान बनना था तो हमने उसके लिए बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गोल था कि संविधान बनाएंगे बैठ के। जब ये सोचा तो फिर पहले ये था कि कैसा संविधान बनना चाहिए, पहले ये तो क्लियर हो, क्योंकि जब आप कोई काम स्टार्ट करने के लिए बैठते हैं तो पहले ये तो क्लियर हो कि संविधान बनाना कैसे है। तो उसके लिए पहला क्या हुआ, एक इंसान है दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखी। संविधान बनाने की जो असेंबली थी उसमें, जब संविधान बनने की प्रक्रिया अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखी जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने रखी थी संविधान की असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने वाली असेंबली में नेहरू जी ने ये प्रस्तावना रखी, जिसे बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें क्या बोला गया था कि हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, मतलब संविधान कैसा होगा, उसकी मूल भावना क्या होगी, दैट वाज मेंशन्ड इन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे जब संविधान बन गया, हमने संविधान के पहले पन्ने में ऐड किया प्रियम्बल, जो भी क्या बताता है वो भी यही बताता है कि संविधान की मूल भावना क्या है। तो प्रियम्बल हमने पास किया जब संविधान बन गया था, क्या दिखाने के लिए कि संविधान में क्या क्या लिखा है, कोर आइडिया। दैट इज प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी आइडेंटिटी कार्ड है ये संविधान का। पर प्रियम्बल हमने कब ऐड किया, जब पूरा संविधान बन चुका था। पर वो किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो नेहरू ने कब इंट्रोड्यूस की, संविधान बनने से पहले। तो प्रियम्बल पहले नहीं एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल पूरा संविधान बनने के बाद अडॉप्ट किया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा प्रियम्बल फोर्स में आया, संविधान फोर्स में आया, तो एक क्वेश्चन उठा कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी होगा, अगर नहीं बताया है तो अभी पढ़ लें कि जो संविधान है, ये संविधान का पार्ट है प्रियम्बल। और इसी से चीज क्लियर होती है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने आपको पहले बता दिया है, एक बार और बता रहे हैं, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये क्या आंसर था इसका? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में बोला? केशवानंद भारती केस में। बाद में किसमें बोला? LIC केस में। पहले बोला था नहीं है, वो कौन सा केस था? री बेरूबारी केस। बाद में बोला है। अगर पार्ट ऑफ प्रियम्बल है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, किया भी है। कब? 42nd अमेंडमेंट। 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यही है, अमेंड किया भी जा सकता है। अगर अमेंड किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होनी चाहिए। यही है। क्या प्रियम्बल जो संविधान का पार्ट है, ये कोई पावर देता है? नो, इट डज नॉट गिव एनी पावर टू गवर्नमेंट एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इसको लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, ये भी बता दिया था आपको। बट अगर प्रियम्बल को आपने संविधान के किसी और आर्टिकल के साथ पढ़ा, तो प्रियम्बल क्या है? इनफोर्सिएबल है। प्रियम्बल की अपनी वैल्यू नहीं है,
प्रियम्बल किसी और संविधान के पार्ट के साथ मिलके इनफोर्सिएबल हो सकता है, दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। यहां तक समझ में आया? तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ प्रियम्बल जो आपको ध्यान में रखना है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये वाली चीजें ध्यान में रखनी है, प्रियम्बल वाला पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम आज बेसिक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में इसको खत्म कर देंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो नाउ यू हैव मोर टाइम कि हम चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकें। तो ट्राई की करें कि पॉलिटी में से जो भी क्वेश्चन आए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये कसम खा लें कि जो भी क्वेश्चन पॉलिटी में से आएगा वी विल नॉट मार्क दैट क्वेश्चन रॉन्ग, क्योंकि अगर हमने वो गलत कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा फिर, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। अब करते हैं फंडामेंटल राइट्स। गिव मी जस्ट 2 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी, फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं क्या है ये कहानी पूरी। अब मैं आपको एक फिलॉसफी बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का एक पार्ट है, पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अब जो राइट्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, अदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर वन इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट्स। भाई एक है फंडामेंटल राइट्स, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक है स्टैट्यूटरी राइट। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो मेंशन है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और जो पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, अदर देन पार्ट 3, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और एक है जो हमने लॉ बनाए हैं उसमें लिखे हुए हैं, वो क्या है, स्टैट्यूटरी राइट्स। ये हम राइट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरी इज योर फंडामेंटल राइट, वो भी यहां पे आ जाता है। राइट टू मैरी इज पार्ट ऑफ 21 इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये यहां पे आएगा, तो हमने इधर स्पेस नहीं है तो हमने इसको लग दिया यहीं पे। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल, अदर देन फंडामेंटल राइट्स में आता है जैसे कि राइट नॉट टू बी टैक्स्ड, कि आप पे टैक्स नहीं लग सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ पास नहीं होता कोई भी आप पे टैक्स नहीं लगा सकता। ये आपका क्या है, अदर देन फंडामेंटल राइट, पर है ये संविधान में लिखा, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वर्क, जो स्कीम है ना वीजी राम या मनरेगा थी पहले, वो कौन सी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट। अब ये आपको पता लगे राइट्स के 3 टाइप्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं ये स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। किसको दिए हैं, सिटीजन को दिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द स्टेट, आर गिवन टू द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। किसकी पावर कम कर रहे हैं, स्टेट की। किसकी पावर बढ़ा रहे हैं, सिटीजन की। तो अगर फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट दिए हैं तो पहले क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट इज स्टेट। तो तभी जो आर्टिकल 12 है, 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ये फंडामेंटल राइट से लिंक है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35
5 तक, ये फंडामेंटल राइट से लिंक है। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में पहला जो आर्टिकल आता है दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो 12 से लेके 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और उनमें पहला जो आएगा वो क्या आएगा कि भाई क्या है स्टेट, पहले ये तो बता दो क्या है स्टेट, पहले ये तो बता दो। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आएगा 13 में आता है, 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। आर्टिकल 13 में आता है कि कोई भी लॉ, ये पहले बताया हुआ हमने, आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है, ये लिखा हुआ है। और बताया क्या होता है लॉ, व्हाट इज लॉ, ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 12 में लिखा है कि क्या है स्टेट जिसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 13 में लिखा है क्या है लॉ, क्योंकि कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है। तो पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 12 और 13, फिर पढ़ेंगे बाकी फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट में बस ये समझ लें सब कुछ आता है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है ना, और यूनियन लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, यही है यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। या फिर अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है पीएसयू, वो भी इसी में है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो गवर्नमेंट से हेल्प ले रही है, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट। गवर्नमेंट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो है ही है प्राइवेट में। और यहाँ पे जुडिशरी नहीं आती है, बस ये देख लेना है। यहाँ में क्या नहीं आती है, जुडिशरी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, दैट इज द स्टार मार्क। तो इसको लिख लें कि जुडिशरी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना पता होना चाहिए। बाकी पता है नहीं पता है कुछ नहीं दिक्कत है, बस इतना पता हो कि जुडिशरी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना पता होना चाहिए। बाकी चीजें तो सब पता लगती रहेंगी, पर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आता है कि जुडिशरी क्यों नहीं आती है स्टेट की डेफिनेशन में। भाई किसकी ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, स्टेट की कि जुडिशरी की, जुडिशरी की। तो जिसने फंडामेंटल राइट्स बचाने हैं उसी के अगेंस्ट हो ना केस डालोगे कि उसने मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं बचाए हैं। इसलिए 12 आर्टिकल में स्टेट में वो नहीं आता है। तो इसमें सब आ जाते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वैसी जैसे 5वां क्या है, लोकल बॉडीज नहीं है, वो सारी किसमें आ जाती हैं, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो सब कुछ आता है इसमें, यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, सारी वो बॉडीज जो गवर्नमेंट की हैं, पीएसयू, स्टैट्यूटरी हो, नॉन स्टैट्यूटरी हो, कोई भी प्राइवेट जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सब आती है स्टेट की डेफिनेशन में। ये आपको इतना सा पता होना चाहिए। आर्टिकल 13 में लिखा है क्या होता है लॉ, वो आपको पता है। लॉ का मतलब क्या है, जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, मतलब लेजिस्लेचर ने बनाया है, कोई भी रूल्स जो किसके हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, कोई भी बायलॉज, कोई भी कस्टम्स, ये सारे किसकी डेफिनेशन में आते हैं, ये सारे डेफिनेशन आते हैं लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। तो आपको पता है ना लॉ के सोर्सेज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बायलॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो रूल्स एग्जीक्यूटिव के होते हैं ये होते हैं, कोई जुडिशरी का डिसीजन है वो भी क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन में आता है। सबको चैलेंज कर सकते हो, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये है लॉ की डेफिनेशन, और वो, और कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है। संविधान में अमेंडमेंट करोगे तो संवैधानिक अमेंडमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकती है, पर कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है। दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू। हमने फंडामेंटल राइट्स में बस यही देखा है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, स्टेट के अगेंस्ट हैं, और स्टेट की डेफिनेशन कहां पे लिखी है, आर्टिकल 12 में। और कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है, कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता है, इतना पता होना चाहिए। इनटू नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 14 और हम खत्म करेंगे इसको आर्टिकल 32 तक। 14 से 32 तक के सारे आर्टिकल्स वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर काम खत्म हो जाएगा। सो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून।